फाइनेंशियल एसेट्स का, तो हम देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, पेटी कैश क्या है, वाउचर सिस्टम कैसा होता है, इंटरनल कंट्रोल कैश पर कैसे बनाया जा सकता है, कैश की मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, रिस्ट्रिक्टेड कैश और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। हमने पहले भी पढ़े, उसमें से फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? ऑल दोज एसेट्स विच आर इजीली एंड डायरेक्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। यानी कि जो हाईली करंट एसेट्स हैं, जो हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, जिनको आसानी से और बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले तो कैश खुद होगा, उसके बाद कैश के फ़ौरन बाद हम बैलेंस शीट में जो है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि फाइनेंशियल एसेट्स हम सबसे पहले लिखे जाते हैं। पहले हमने कुछ एसेट्स पढ़े से, अब हम मज़ीद और पढ़ रहे हैं। तो कैश के फ़ौरन बाद हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, हम उनको लिखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में। उसके बाद फिर हम अकाउंट रिसीवेबल को लिखते हैं। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? ये जो है ना हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं। इनको जो है ख़रीदा और बेचा जा सकता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और विद इन मिनट्स जो है इनको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। यानी कि विद इन मिनट्स ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए ये फाइनेंशियल एसेट्स में आती हैं और कैश की फ़ौरन बाद आती हैं। इनके बाद फिर अकाउंट रिसीवेबल आते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को बैलेंस शीट में करंट वैल्यू पे शो किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फाइनेंस के जो भी एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में उनको कॉस्ट पे शो किया जाता है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स को उनकी करंट यानी कि मार्केट वैल्यू पे हम रिपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं इनकी वैल्यू कभी भी ज़्यादा और कम हो सकती है। जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो जितने में ख़रीदा गया होता है वक्त के साथ साथ इनकी वैल्यू या कम हो जाती है, जितने में ख़रीदा है उससे या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए जो है इसको कॉस्ट पे नहीं बल्कि करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल की क्या सिचुएशन होगी कि अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे हैं जो हम कहते हैं कि मिले नहीं है, मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल सारे ना मिलें कंपनी को, क्योंकि ज़ुबानी बात हुई हुई है, तो हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे हों जो ना मिले। तो अकाउंट रिसीवेबल का एक तरीकाकार होता है जो हम पढ़ेंगे आगे, कि अकाउंट रिसीवेबल की जो है एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें ये लिखा हो जाता है कि कौन से अकाउंट रिसीवेबल के चांसेस हैं मिलने के और कौन से कंपनी को लगता है कि अब नहीं मिलेंगे। तो फिर अकाउंट रिसीवेबल को मार्केट वैल्यू पे लिखने का मतलब है कि वो जिनके हमें श्योरिटी है कि वो मिल जाएंगे उनको हम लिख देते हैं, और जिनका बहुत टाइम गुजर गया तो हम उनको अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट से राइट ऑफ यानी कि मिटा देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमें अब नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जो कैश है फाइनेंशियल एसेट में कैश को देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैश की है। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन बैंक और एनी अदर आइटम दैट बैंक विल एक्सेप्ट फॉर डिपॉजिट। यानी कैश में सिर्फ पेपर मनी ही नहीं आता बल्कि बैंक अकाउंट जो है वो भी कैश में ही इंक्लूड होता है। These items include not only coins and paper money but also checks, money orders, traveler check। तो कैश में जो है सिर्फ कॉइन्स और पेपर मनी नहीं आते बल्कि बैंक अकाउंट भी आते हैं, चेक्स भी इसी में आते हैं। मनी ऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं? मनी ऑर्डर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, गवर्नमेंट या अक्सर बैंक्स उसको यूज़ करते हैं। वो मतलब उसका पर्पज़ मनी ऑर्डर का ये होता है कि अगर किसी को डिमांड है कैश की, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त वो कैश रिसीव कर लेगा। तो ये जो है चेक की तरह ही होता है और मतलब एक फॉर्म ऑफ कैश है। ट्रैवलर चेक आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पहले ज़माने में यूज़ होते थे ट्रैवलर चेक। यानी ये एक सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट है। जब कोई ट्रैवल पे जाता था तो कैश की जगह ट्रैवलर चेक लेकर अपने साथ जाता था। तो इसका मतलब है कि वो एक सेफ मोड ऑफ पेमेंट है, कैश की ही एक फॉर्म है। आजकल ये आउटडेटेड हो गए। बैंक्स ऑल्सो एक्सेप्ट ड्राफ्ट साइंड बाय कस्टमर्स यूजिंग बैंक क्रेडिट कार्ड सच एज वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। तो ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ये भी इसी में आते हैं, कैश में ही इंक्लूड होते हैं। कैश इक्विवेलेंट। अब कैश तो हमने पढ़ लिया, कैश इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब है जो कैश के ही बराबर हो, यानी वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश ही समझी जाएंगी। कैश इज़ रिपोर्टेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट बिकॉज इट इज़ मोस्ट लिक्विड करंट एसेट। सबसे ज़्यादा करंट एसेट कैश खुद है तो सबसे पहले कैश को ही लिखा जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, वो भी इतनी ही लिक्विड यानी इतनी ही करंट होती हैं, यानी कि इतनी ही ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं कि उनको हम कैश में ही कंसीडर करते हैं, तो उनको कैश इक्विवेलेंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मनी मार्केट फंड्स जिसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा आते हैं, ये क्या होती हैं? ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन इसमें और उनमें फ़र्क क्या है? ये हाईली लिक्विड हैं। यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये जो है कैश इक्विवेलेंट मनी मार्केट फंड ये इतने करंट होते हैं कि ये 3 महीने या 1 महीने, इनका ज़्यादा ज़्यादा टाइम पीरियड जो है 3 महीने होता है, 3 महीने के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट इनको कर लिया जाता है। तो ये इतने ज़्यादा लिक्विड होते हैं इसीलिए इनको कैश के बराबर ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए इनको कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और मजीद मनी मार्केट फंड्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में आगे पढ़ेंगे।
These assets are considered similar to cash, therefore they are listed in balance sheet under the head cash and cash equivalent. तो अब आप जब हमने इससे पहले बैलेंस शीट पढ़ी थी तो हम सिर्फ कैश लिखते थे, लेकिन आप किसी भी अच्छी बड़ी कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट अगर उठा के देखें तो उसमें जो पहली हेडिंग होगी एसेट्स में, वो सिर्फ कैश नहीं होगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगी। तो उसका मतलब है कि उस कंपनी के पास सिर्फ कैश नहीं बल्कि कुछ हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ भी हैं जो कि कैश की बराबर हैं, तो वो उनको भी कैश में ही डालते हैं और उसको हेडिंग का नाम क्या देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो सबसे पहली चीज़ जो बैलेंस शीट में आती है कॉरपोरेशन की, वो कैश इक्विवेलेंट होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अभी किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट कब कह सकते हैं? उसकी कंडीशन ये है कि वो सेफ़ हो, उसकी स्टेबल मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में उसकी वैल्यू बार बार हर रोज़ या दिन में बार बार चेंज ना हो रही हो, और मेच्योरिटी 90 डेज़ का मतलब है 3 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिक्योरिटी ख़रीदने के 3 मंथ के अंदर अंदर उसको जो है आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा लिक्विड है, उसकी टाइम पीरियड जो है मेच्योरिटी पीरियड 30 डेज़ है, 30 डेज़ के बाद वो खुद ही कैश हो जाती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है अगर ना किया जाए। तो इसलिए कोई भी सिक्योरिटी को हम कैश इक्विवेलेंट उस वक्त कहेंगे जब वो बहुत सेफ़ हो, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज ना कर रही हो और 90 डेज़ उसका मेच्योरिटी पीरियड हो। अब वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती, उनको फिर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग के नीचे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की हेडिंग में डाल के बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर देते हैं। कैश की कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या चीज़ होती है? कुछ बैंक्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कैश अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को, ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। रिस्ट्रिक्टेड कैश का मतलब है कि वो कैश जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हो, यानी जिससे आप अपनी डेली नीड्स के लिए जिस कैश को यूज़ ना कर सकें। तो किसी फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी का अकाउंट है, तो फॉरेन कंट्री जो है ये अलाउ नहीं करता फॉर एग्जांपल कि आप कभी भी जो है अपने कैश को अपने जो आपका दूसरा कंट्री है उसमें ट्रांसफ़र कर लें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसका अकाउंट जो है वो यूएसए में है, तो यूएसए के जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो बैंक उनको ये फैसिलिटी नहीं देता कि आपका जो कैश पड़ा हुआ है हमारे बैंक में, आप उसको पाकिस्तान कभी भी ट्रांसफ़र करने शॉर्ट नोटिस पे। तो वो कैश तो है आपका उस बैंक के पास, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड कैश है, क्योंकि आप उसको शॉर्ट नोटिस पे यूज़ नहीं कर सकते, उसको अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। Restricted cash is not available to pay current liabilities, therefore it is not included in cash. अब जाहिर है ये करंट लाइबिलिटीज़ को यानी कि शॉर्ट टर्म पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो ये करंट एसेट्स में नहीं आता। फिर इसको हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का पोर्शन ख़त्म हो जाता है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और ऑफिस सप्लाईज, जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है करंट एसेट का, उसके बाद फिर हम एक और सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स उसको नाम देते हैं। उसमें फिर हम इन रिस्ट्रिक्टेड कैश को लिख देते हैं कि कैश तो है लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी है। फिर उसके बाद हम फिक्स्ड एसेट्स को लिखते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स दैट बैंक हैज़ एग्रीड इन एडवांस टू लेंड द कंपनी एनी अमाउंट ऑफ मनी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। द कंपनी कैन बोरो दिस मनी एनी टाइम बाय सिंपली ड्रॉइंग चेक। बैंक्स जो है अपने जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स होते हैं, जो मोस्टली बिजनेसेस होते हैं, उनको ये फैसिलिटी देती है कि वो जो है एक लाइन ऑफ क्रेडिट मेंटेन कर सकते हैं बैंक के साथ। उसका मतलब है कि बैंक जो है कंपनी को गारंटी देता है एडवांस में कि कंपनी को कुछ पैसे उधार दे देता है, यानी गारंटी देता है कि आपको जब भी उधार की ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी और से नहीं बल्कि मुझसे मांगे, जो मैं आपका बैंक हूँ, मैं आपको जो है पैसे दे दूँगा। उसकी एक ख़ास लिमिट होती है कि इतनी अमाउंट तक मैं आपको पैसे दे सकता हूँ जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर बाद में ये पैसे, जब कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे तो कंपनी ने बैंक को ये पैसे रिटर्न करने होते हैं। एज सुन एज मनी इज़ बोरोड अ लाइबिलिटी इज़ रिकॉर्डेड टूवर्ड द बैंक। जैसे ही कंपनी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हुए पैसे बैंक से बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है, तो कंपनी उसको एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करती है, यानी नोट पेबल, क्योंकि कंपनी ने बैंक को जल्दी वापस करने होते हैं, उसका भी एक ख़ास टाइम पीरियड होता है। अब इस लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल आपके बैंक ने आपको अलाउ किया कि 50 लाख तक जो है आप मुझसे पैसे उधार ले सकते हैं, तो आपने इसमें से सिर्फ 5 लाख उधार लिया, 10 लाख उधार लिए, तो जो बाकी 40 लाख बच जाएंगे वो लाइबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि वो ना बैलेंस शीट में ना इनकम स्टेटमेंट में वो कहीं भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसा पोर्शन है कैश का जो आपने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। तो इसलिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखते। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जो एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस नोट्स में वो डिटेल होती है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बता सकते। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट वाली बात है, ये फिर कंपनीज उस नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करती हैं कि हमारी बैंक फलानी बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट स्टैब्लिश है, उसमें से इतना कैश हम यूज़ कर चुके हैं और बाकी जो है उसका अनयूज्ड पोर्शन है जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। एक और कैश की फॉर्म पेटी कैश बहुत ही कॉमन है,
हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटी हो बड़ी हो उसमें पेटी कैश का नाम ज़रूर आता है। पेटी कैश और पेटी कैश फंड इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड यूज्ड फॉर पेइंग डेली एक्सपेंसेस विच आर टू स्मॉल फॉर बीइंग पेड थ्रू अ चेक। कंपनी को अपनी रोज़मर्रा की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो रोज़मर्रा की नीड्स ऐसी हो सकती हैं कि उनके लिए कंपनी चेक नहीं, हर चीज़ के लिए कंपनी चेक नहीं इशू कर सकती, तो उसके लिए कंपनी को कैश की कुछ अमाउंट अपने पास अपने ड्रॉ में, लॉकर में कंपनी के अंदर रखनी पड़ती है, जिससे वो रोज़मर्रा की जो पेमेंट्स होती हैं वो कर सकें। उस अमाउंट को पेटी कैश कहा जाता है। अब पेटी कैश में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों की पेमेंट की जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पेटी कैश जो है रिपोर्ट है या पेटी कैश वाउचर बना हुआ है या पेटी कैश रजिस्टर की एक एग्जांपल है कि एक कंपनी ने जो है इस डेट को फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाया है, इतने रुपए का वो पेटी कैश से उन्होंने डलवाया, उन्होंने फ्यूल वाले को, पेट्रोल पंप को चेक नहीं दिया। फिर ऑफिस सप्लाईज, कुछ स्टेशनरी आइटम्स लेने थे 1300 के, वो उन्होंने लिए। कुरियर, ये जो TCS के चार्जेस होते हैं उसके लिए वो 70 रुपये का चेक नहीं दे सकते, तो उन्होंने पेटी कैश यानी कि एक अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखी, उसमें से उन्होंने कुरियर के चार्जेस दिए। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स के दे दिए, यानी कि PTCL बिल की पेमेंट की, न्यूज़पेपर वाले को 370 रुपये दिए। तो कुछ ऐसी इस तरह की और कुछ और भी पेमेंट्स होती हैं जिनके लिए कंपनी चेक इशू नहीं कर सकती, उसके लिए कैश ही उसको अपने पास रखना होता है। तो वो कैश जो रोज़मर्रा की छोटी पेमेंट्स के लिए रखा जाता है उसको पेटी कैश कहते हैं। एक कंपनी अपने पेटी कैश से कौन कौन सी पेमेंट कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी अमाउंट की पेमेंट कर सकती है, ये सब कंपनी ने अपनी पॉलिसी मैनुअल में लिखा होता है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकती। इसके अलावा एक और होता है इम्प्रेस्ड फंड पेटी कैश। ये एक कैश की वो अमाउंट होती है जो कंपनी अपने पास तो रखती है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त यूज़ होता है जब कोई इंसिडेंटल यानी कोई अचानक से कोई एक्सपेंस आ जाए जो रूटीन से बिल्कुल हट के हो, तो ये उसको मीट करने के लिए इम्प्रेस्ड फंड पेटी कैश रखा जाता है। यूजुअली इसको एक ड्रॉअर में, एक बॉक्स में रखा जाता है और इसका एक कस्टोडियन होता है, यानी कि एक ज़िम्मेदार शख्स होता है जिसकी अथॉरिटी होती है कि वो इसमें से पेमेंट करे और उसी की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने इसको सेफली मेंटेन करना है। कैश मैनेजमेंट, कैश की मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितना कैश की प्लानिंग, यानी कि कितना कैश आपने अपने पास रखना है। कैश की कंट्रोलिंग, यानी कि कैश के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। अकाउंटिंग फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड कैश बैलेंसेस, कैश ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग किस तरह करनी है और कैश के बैलेंस को किस तरह मेंटेन करना है, ये सब कैश मैनेजमेंट में आता है। मकसद कैश मैनेजमेंट का क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीट्स, कैश डिसबर्समेंट एंड कैश बैलेंसेस। रिसीट मतलब जब हम कैश रिसीव करते हैं, डिसबर्समेंट का मतलब कैश पेमेंट, और कैश बैलेंसेस कितना हमारे पास बचा हुआ है। तो कैश मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि कैश यानी कैश की प्लानिंग करना, कैश के ऊपर नज़र रखना, चेक एंड बैलेंस करना। उसका मकसद ये होता है कि जब हम कैश रिसीव करते हैं तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज़ की जाएँ, जब हम पेमेंट करते हैं डिसबर्समेंट यानी कि उसकी भी प्रॉपर एंट्रीज़ की जाएँ, और कैश का जो बैलेंस है उसको रोज़ डेली बेसिस पे हम मेंटेन करें, चेक करें कि आज हमारे पास इतना कैश है, इतनी पेमेंट की, अब इतना बच गया। दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि चोरी से बचाया जा सके कैश को। अगर डेली बेसिस पे हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी तो चोरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। फोरकास्ट द नीड फॉर बोरोइंग एंड अश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस। तो कैश मैनेजमेंट का मकसद ये भी होता है कि आप जो है डेली बेसिस पे फोरकास्टिंग करें कि कितना कैश हमारे पास मौजूद है, अवेलेबिलिटी क्या है उस कैश की, और मज़ीद हमें कितने कैश की ज़रूरत होगी, तो फिर उसी अमाउंट से हम बैंक से कैश निकलवा लेते हैं। प्रिवेंट कीपिंग अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आइडल इन द बैंक दैट प्रोड्यूस नो रेवेन्यू। आइडल का मतलब होता है फालतू पड़ा होना। अब कैश अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास कंपनी में पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा, नीड से ज़्यादा, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर बैंक में ऐसे ही पड़ा है तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि कोई भी मैनेजर जो है उसका काम ये होता है, फाइनेंस मैनेजर का, कि वो एक बैलेंस क्रिएट करे। वो अपनी रोज़मर्रा की नीड्स को देखते हुए ये फोरकास्टिंग करे कि मुझे अपना कितना कैश अपने पास रखना है और कितना बैंक में रखना है, ताकि ना ही बैंक में फालतू पड़ा रहने का मतलब ये है कि बजाय कि आप उसको बैंक में रखें, आप उसकी जगह कोई सिक्योरिटी खरीद लें, कोई मनी मार्केट फंड खरीद लें, तो उससे ये है कि आपको रिटर्न मिल जाएगा उस पर। ये सिक्योरिटीज़ में इस तरह होता है कि आपने ख़रीदा जितने पे है, कुछ अरसे के बाद जब आप उसको बेचते हैं, अगर उसका टाइम पीरियड 3 महीने है, मेच्योरिटी पीरियड उसको कहते हैं, 3 महीने के बाद आप उसको बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। आपने 100 रुपये की लिए तो 150 या 200 की बिकेगी। तो बजाय कि कैश को आप फालतू बैंक में रखें या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने लॉकर में रखें, उससे बेहतर है कि आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें ताकि उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो ये कैश मैनेजमेंट के पर्पज़ है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश। इंटरनल कंट्रोल मतलब कंपनी के अंदर कैश का कंट्रोल का एक सिस्टम होना चाहिए। किस तरीके से है? सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
ओनली डेजिग्नेटेड पर्सोनल आर ऑथोराइज टू हैंडल कैश रिसीट्स, यानी कि कैश के इंटरनल कंट्रोल बनाने का एक तरीका ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें कुछ खास लोगों की, पर्सनल कहते हैं एम्प्लॉयज़ को, कुछ खास एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें कि आपकी अथॉरिटी है आपके पास कि कैश जो है जितना भी रिसीव होगा कंपनी को वो आपने रिसीव करना है, उसको कहाँ पे आपने लॉकर में रखना है, वो जैसे कैशियर होता है बैंक में, तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है और कोई भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, किसी और की एक्सेस नहीं हो सकती। दूसरा किस तरह इंटरनल कंट्रोल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, डिफरेंट इंडिविजुअल रिसीव कैश, रिकॉर्ड कैश रिसीट्स एंड होल्ड द कैश। सेग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन, यानी कि एक ही इंसान के बारे में के हाथ में सारी कैश के रिलेटेड जो अफेयर्स होते हैं वो किसी एक इंसान को नहीं दें, बल्कि इसके लिए डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन करें। एक इंसान वो रखें जो कैश रिसीव कर रहा है, दूसरा अलग रखें जो उस कैश की एंट्री कर रहा है, तीसरा अलग रखें जो उस कैश को लॉकर में रिकॉर्ड कर रहा है। अगर एक ही इंसान करेगा तो फ्रॉड के चांसेस होंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, इसका मतलब है कि आप जो है ना सारी डॉक्यूमेंटेशन, रिसीट्स जो हो गई, डिपॉजिट स्लिप हो गई, उनको मेंटेन करें, अपने पास बना के रखें, कैश से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्स अपने पास कंप्लीट रखें, किसी भी मुश्किल की सूरत में आप उनको फिर निकाल के उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, स्टोर कैश इन सेफ्स एंड बैंक वॉल्ट्स, लिमिट एक्सेस टू स्टोरेज एरियाज, यूज़ कैश रजिस्टर, ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप कैश को फिजिकली, मैकेनिकली उसको स्टोर कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल आपका हो सकता है। इंडिपेंडेंट इंटरनल वेरिफिकेशंस, कैश की जो रिसीट्स होती है उनको काउंट कौन करेगा, उनको कहाँ पे रखा जाएगा, उनकी वेरिफिकेशन, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, इसके लिए भी अलग अलग लोग होने चाहिए और डेली बेसिस पे कैश की काउंटिंग होनी चाहिए। और है कि ट्रेजरर कंपेयर्स टोटल रिसीट्स टू बैंक डिपॉजिट्स डेली, दिन में जो है ट्रेजरर जो है ना फाइनेंस ऑफिसर का दूसरा नाम है, अकाउंट ऑफिसर का, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेजरर होता है, उसका काम ये होता है कि वो डेली बेसिस पे जो भी कैश रिसीव हो रहा है उसको वो डेली बैंक में डिपॉजिट करता जाएगा, ये उसकी ड्यूटी, यानी उसको अपनी कंपनी में ना रखे बल्कि उसको बैंक में डिपॉजिट करे ताकि वो सेफ रहे। अदर कंट्रोल्स, बॉन्ड पर्सनल हु हैंडल कैश रिक्वायर एम्प्लॉयज़ टू टेक वेकेशंस, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक डेली, तो वेकेशंस का मकसद ये है कि एम्प्लॉयज़ को वेकेशन दे ताकि एक ही इंसान अगर मुसलसल एक ही जॉब पे रहेगा तो हो सकता है कि उसके इंटेंशंस जो है वो चेंज हो जाएं, वो फ्रॉड की नीयत उसमें आ जाए, तो आप उसको वेकेशंस का मौका दें मैनेजर, और ख़ुद जो है उसका कंट्रोल संभालें, उसका काम देखें कि कहीं पे कोई फ्रॉड तो नहीं है। वाउचर सिस्टम, वाउचर कहते हैं रसीद को या डॉक्यूमेंटेशन को। सबसे ज़्यादा मेथड जो है कैश की मेंटेनेंस या मैनेजमेंट के लिए जो है वाउचर सिस्टम यूज़ होता है। वाउचर सिस्टम में क्या होता है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कैश की पेमेंट होगी या जो भी कैश रिसीव होगी उसको हमने एक पीस ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड करना है, उसको कहते हैं वाउचर। इन अप्रूविंग एन एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल एग्जामिन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक सप्लायर्स इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कुछ परचेजिंग करती है तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह परचेजिंग नहीं होती जैसे हम नॉर्मली करते, यानी कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो जाके ख़रीद लिया, इस तरह नहीं होता। जब ज़्यादा अमाउंट में परचेजिंग होती है तो उसके लिए सबसे पहले सप्लायर को ढूंढा जाता है, यानी कौन कौन से लोग हैं जो ये चीज़ हमें प्रोवाइड करें। जैसे स्टेशनरी लेनी है तो हम देखते हैं कौन कौन से स्टेशनरी शॉप्स हैं जो दे रही है, फिर उनके रेट्स देखते हैं कौन किसका रेट सबसे बेहतर है, उससे फिर हम उनको परचेज़ ऑर्डर एक इशू करते हैं। परचेज़ ऑर्डर एक वाउचर यानी कि एक फॉर्मेट होता है, एक पेज होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है कि हमने इतने आइटम्स हमें चाहिए, ये चीज़ चाहिए, उसका ये मॉडल होगा, ये कलर होगा, सब कुछ टोटल। और उसके बाद परचेज़ ऑर्डर जब हम उसको देते हैं तो वो जो है हमें वो चीज़ें बेचता है, साथ हमें एक रिसीट बना के बेच देता है, इनवॉइस जिसको कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ों के नाम, उनकी टोटल अमाउंट लिखी होती है। फिर हमें बिल बना के दे देता है, उसी में उसी को इनवॉइस और वाउचर उसी को कहते हैं, बिल दे देता है बना के, फिर हम उसको पेमेंट करते हैं, फिर हम उससे सिग्नेचर लेते हैं कि आप वेरीफाई कर दें कि आपने पेमेंट हमसे रिसीव कर ली। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इनको वाउचर्स कहा जाता है। ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये कैश की मैनेजमेंट के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, यानी आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने इतनी पेमेंट कर दी, उसका ये सारा प्रूफ है, मैंने इतने पेमेंट रिसीव कर ली, उसका ये प्रूफ है। Once the payment is approved, accounting department signs a voucher authorizing payment and record transaction in accounting record। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि जब पेमेंट जैसे ही आपने रिसीव कर ली है या पे कर दी है, आपने जो है फ़ौरन एक वाउचर प्रिपेयर करना है, उस पर सारे इंपॉर्टेंट लोगों के सिग्नेचर होंगे ताकि एक वेरिफिकेशन हो जाए कि वाकई में ये पेमेंट हो गई है, ये लोग इसके प्रूफ के तौर पे आते हैं। ये एक सैम्पल है जो एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है जहाँ पे मैंने खुद काम किया, नाम वगैरह मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। कंपनी का नाम, लोगो आएगा, पेमेंट वाउचर है ये, इसी तरह रिसीट वाउचर होता है, इसकी एक डेट होगी किस डेट पे ये बना रहे हैं हम वाउचर, किस प्रोजेक्ट के लिए या किस लोकेशन एरिया के लिए है। नंबर इस वाउचर, हर वाउचर का एक अपना नंबर होता है, किस चेक के थ्रू आपने पेमेंट की है वो चेक नंबर आएगा।
पे टू, किसको पे कर रहे हैं हम, मिस्टर एक्स जो भी उसका नाम है, ये है कौन, स्वीपर है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं 1 मंथ की, ठीक है। तो उसके लिए सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हमने पेमेंट वाउचर बनाया है, इस चेक के थ्रू हमने उसको पेमेंट की है। एंट्री हमने क्या की, डिस्क्रिप्शन में सैलरीज एक्सपेंस स्वीपर डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट करते थे, हमने बैंक को क्रेडिट किया, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कैश के थ्रू नहीं बल्कि चेक के थ्रू की है। तो स्वीपर का जो सैलरी है उसका एक अपना कोड है और बैंक का अलग कोड है। ये जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोड असाइन किए जाते हैं। 2000 से डेबिट और क्रेडिट हो गया, नीचे टोटल अमाउंट आ गई 2000 ओनली। जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका वो ये लास्ट वाला है, प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, रिसीव्ड बाय। तो कोई भी वाउचर हो उसको डिफरेंट लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो बंदा ये बना रहा है वो कोई और होगा, हो सकता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का असिस्टेंट हो, फाइनेंस असिस्टेंट या अकाउंटिंग असिस्टेंट। जो चेक या इसको वेरीफाई कर रहा है वो अकाउंट्स ऑफिसर होगा या फाइनेंस ऑफिसर होगा। जो अप्रूव कर रहा है इसको वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। और कौन रिसीव कर रहा है, ये स्वीपर रिसीव कर रहा है, तो यहाँ उसके साइन आएंगे। इन चारों लोगों के साइन आएंगे, स्टैम्प्स होंगे तो बहुत बेहतर है, स्टैम्प्स भी लगेंगे, तब जाके ये पेमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस पेमेंट की जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अब इस वाउचर, ये है वाउचर, इस वाउचर के साथ क्या लगेगा, स्वीपर को जो आप सैलरी दे रहे हैं उसकी सैलरी स्लिप की कॉपी लगेगी, उस पर साइन होंगे उसके, जो दे रहा है उसकी भी होगी। ये जिस चेक के थ्रू दे रहे हैं इस चेक की कॉपी लगेगी। स्वीपर की जो अटेंडेंस होंगी पूरे मंथ की वो लगेगी। तो सारी डिटेल्स, वो सारे डॉक्यूमेंट जब इस वाउचर के साथ लगाएंगे तो हम इसे कहेंगे वाउचर सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसके